नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसान के सामने कौन कौन सी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं और बढ़ती ही जा रही हैं और जिनका समाधान भी ढूंढना जरूरी है। देखिए, जब हम लगभग 1980 से पहले की बात करते हैं तो सभी फसलों में बहुत कम समस्याएं थी। कीड़े बीमारी भी कम थे और जमीन का स्वास्थ्य भी ठीक था। लेकिन जब से हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हुए हैं, आत्मनिर्भर हुए हैं, उसके बाद से समस्याएं और भी बढ़ने लगी हैं। क्योंकि जो किस्में आई वो हाई यील्डिंग वैराइटीज थी, विशेषकर जो उत्तर पश्चिमी भारत है जहां पर धान और गेहूं की बौनी किस्में आई, उनकी पैदावार अधिक थी, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं किसान के सामने बढ़ती चली गई। और आज उसके सामने मैं जब गिनता हूं तो 11 ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, और अगर समय पर इनका समाधान या निदान नहीं किया गया है तो किसान के लिए सर्वाइव करना कठिन हो जाएगा। सबसे पहले जो मुख्य समस्या है वो है भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य, जो लगातार ही गिरता जा रहा है। आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भूमि का स्वास्थ्य है, उसका जो जैविक कार्बन है वो जितना चाहिए उससे आधा भी नहीं बचा है। 4% से ऊपर जैविक कार्बन होना चाहिए, तभी हमारी जमीनें अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन इन जमीनों का जैविक कार्बन 0.3-0.4% के स्तर पर आ चुका है। दूसरी समस्या है गिरता भूजल स्तर, यानी कि जो चौवे का पानी है भूमि के नीचे जो हम ट्यूबवेल से निकालते हैं उसका स्तर लगातार गिरता जा रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ कुरुक्षेत्र की, तो लगभग 3 से 5 फीट प्रतिवर्ष भूजल जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। और अगर सैटेलाइट का डाटा हम लेटेस्ट देखें तो उसके अनुसार बताया गया है कि पिछले 2 दशक में 2001 के बाद 2024 तक लगभग 450 क्यूबिक किलोमीटर पानी जमीन के नीचे का खत्म हुआ है, जिसकी वजह से जो भूजल स्तर गिरता जा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी भविष्यवाणियां कर दी गई हैं कि इस क्षेत्र में डेजर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण का प्रोसेस आरंभ हो चुका है, क्योंकि जब नीचे का पानी ही समाप्त हो जाएगा तो मरुस्थलीकरण का प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। तीसरा है अवशेष प्रबंधन। ये भी एक मुख्य समस्या रही है किसानों के सामने भी, सरकारों के सामने भी और वैज्ञानिकों के सामने भी। विशेषकर धान का जो समय आता है, जो सर्दियों से पहले जब अवशेष नाग लगाई जाती है, तो उससे जो वायु की क्वालिटी है वो काफी खराब हो जाती है और सभी जीवों के लिए एक हानिकारक होने लग जाती है। चौथा है जलवायु परिवर्तन। आने वाले समय का एक ये सबसे बड़ी समस्या मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन में ये भविष्यवाणी की गई है कि हमारा तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आईपीसीसी के अनुसार हमें 2035 तक इस तापमान को 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए, इसके इंक्रीमेंट को, और 2050 तक 1.5 से 2 या 2 से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और 2050 से 2070 तक जीरो एमिशन, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो जीरो होना चाहिए। यानी कि जितना एमिशन होता है उतना ही कार्बन जमीन के अंदर या पेड़ों के अंदर या सागर के अंदर उसका क्रेडिट होना चाहिए, जितना निकलता है उतना क्रेडिट होना चाहिए। पांचवा है फसल विविधीकरण। अब आप देखते हैं कि इन जमीनों का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है कि धान गेहूं के अतिरिक्त दूसरी फसलें लेना ही रिस्की हो गया, किसान के लिए कठिन हो गया है। क्योंकि मान लो कोई दाल या तिलहन की फसल की जुताई करता है और बारिशें ज्यादा हो जाती हैं तो जमीन का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो फसलें नहीं हो पाती हैं और खड़ी खड़ी सूख जाती हैं, गल जाती हैं, क्योंकि लगातार पानी खड़ा होना उनसे सहन नहीं हो पाता है। छठा है घटती कारक उत्पादकता। इसका मतलब यह है कि फैक्टर प्रोडक्टिविटी है ये घटती जा रही है। डाटा बताता है कि 1970 में 1 किलो जब पोषक तत्व हम खेत में डालते थे तो 13.8 किलो अनाज पैदा होता था। आज जब हम 1 किलो पोषक तत्व डालते हैं तो उससे 2.8 यानी कि 3.25 किलो अनाज ही पैदा हो रहा है। इसी प्रकार थोड़े पानी देने से पहले पर ड्रॉप जो प्रोडक्टिविटी थी, जो पहले ज्यादा थी, आज घटती जा रही है। सातवां फसल पर बढ़ती लागत। अब लगातार ही लागत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ साथ जमीन की जो ताकत वो घटती जा रही है, तो जिसकी वजह से किसान अगर पैदावार बढ़ाता भी है तो उसके साथ के साथ जो उस पर लागत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 8वां पॉइंट है नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग। देखिए, इसके बारे में सीरियसली सोचना होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, पशुओं के शरीर के लिए या पृथ्वी के जीवन के लिए, उतना ही हानिकारक भी है अगर ये जरूरत से ज्यादा फसल में या जमीन में डाल दिया जाता है। तो इससे जो ग्लोबल लाइफ है पूरी ही प्रभावित होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रदूषण है, जो जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो नाइट्रस ऑक्साइड से अत्यधिक है, सबसे ज्यादा है। और इसकी वजह से हम फसलों में देखते हैं कि जब नाइट्रोजन हम ज्यादा मात्रा में डालने लगते हैं मिट्टी में तो उसके सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए का जीवन भी प्रभावित होने लगता है, जिसकी वजह से जमीन के स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। अब 9वां है पोषक तत्वों का असंतुलित प्रयोग। फसल को अपना जीवन पूर्ण करने के लिए सक्सेसफुली उसे 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन हम कुछ ही पोषक तत्व 3 या 4 ही पोषक तत्व उसमें डाल रहे हैं और मुख्य तौर पर नाइट्रोजन ही ज्यादा मात्रा में डाल रहे हैं। तो इससे क्या है कि असंतुलन बन जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ जाती हैं, पौधों की बढ़ जाती हैं, और जब हम वो अनाज खाते हैं, पशु चारा खाते हैं, तो उनके दूध में या हमारे खून में भी उन पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती चली जाती है। 10वां पॉइंट है कीटनाशक दवाओं का विवेकहीन प्रयोग। अब जब कीड़े और बीमारी ज्यादा बढ़ गए हैं, जमीन की ताकत घट गई है, नाइट्रोजन का प्रयोग बढ़ने लगा है, तो इससे क्या है कि कीड़े और बीमारियों का भी लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से कीटनाशक दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जा रहा है। 11वां पॉइंट है अधिक या कम वर्षा से फसल का नुकसान। जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या मौसम की वजह से ज्यादा बारिशें हो जाती हैं इस समय,
तो उसमें जब खेत में पानी खड़ा हो जाता है तो फसल प्रभावित होती है। इसी प्रकार जब सूखा पड़ता है तो उससे भी फसल प्रभावित होती है, क्योंकि जमीन के अंदर जो जैविक कार्बन या ह्यूमस की मात्रा है वो घटती जा रही है। और इसमें जो पानी का इंटेक है, यानी कि जो हमारा भूमिगत जल स्तर गिरता जा रहा है, उसकी भर्ती भी नहीं हो रही है, जबकि बारिशें पिछले 5, 6, 7 साल से कम नहीं हो रही हैं, लेकिन पानी नीचे चौबे के अंदर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उसका जो पानी या बारिशें हो जाती हैं तो पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, हार्ड लेयर बन गई है जमीन के अंदर, जिसकी वजह से पानी का इंटेक नहीं होता है, उससे फसल प्रभावित होती है। और अगर सूखा पड़ जाता है तो ह्यूमस कंटेंट या ऑर्गेनिक कार्बन कम होने की वजह से उसमें जो पानी की पकड़ने की क्षमता है वो थोड़ी हो जाती है, थोड़े समय के लिए हो जाती है, और फसल उसकी वजह से प्रभावित होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार प्रभावित होती है। तो ये 11 मैंने जो समस्याएं बताई हैं ये किसान के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। अब इन 11 की 11 समस्या, इनका सबसे पहले नंबर की जो मैंने समस्या बताई वो बताई थी कि भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य। इसके साथ बाकी 10 समस्याएं जुड़ी हुई हैं गहराई के साथ। तो हमें देखना जरूरी है कि जो भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, चाहे हम उसमें जैसे लगातार फसलें भी ज्यादा ले रहे हैं, उसमें हम एक हर चीज का एक असंतुलन बनता जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरी समस्याएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसमें अगर हम भूमि के स्वास्थ्य का इंप्रूव कर लेते हैं तो बाकी की 10 समस्याओं का समाधान भी हमें मिल सकता है। और जो 1 नंबर की समस्या जो भूमि का बिगड़ता स्वास्थ्य है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि अब आपको देर सवेर प्राकृतिक खेती पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में एक मुख्य कंसेप्ट ये है कि इसमें विशेष तौर पर यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है, जो सबसे ज्यादा फसल को जरूरत पड़ती है, भूमि में सबसे ज्यादा कमी है जो, वो उसकी पूर्ति सूक्ष्म जीवाणु से हो जाती है, क्योंकि हवा के अंदर 78% नाइट्रोजन है। इसका मतलब यह है कि हम यूरिया के समुद्र में खड़े हुए हैं, इसका मतलब यह है कि हम नाइट्रोजन के समुद्र में खड़े हुए हैं। तो जब हम ये प्राकृतिक खेती में जब आगे आएंगे तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है मिट्टी के अंदर वो बढ़ जाएंगे, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाएंगे, और जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी मात्रा भी बढ़ने लग जाएगी, जैसे ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराइजा, मेटाराइजम, बवेरिया, इस तरह के बेसिलस, इस तरह के जो सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते चले जाएंगे। इससे कीड़े और बीमारियां भी कुदरती कम हो जाएंगी, जमीन का स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। और जो कार्बन क्रेडिट है, यानी कि जलवायु परिवर्तन जो बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने मुंह पर खड़ा हुआ है, तो उसका भी जो कार्बन क्रेडिट है जमीन में, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो कार्बन है, जो कार्बन का जो एक फुटप्रिंट है, वो भी जलवायु से कम होने लग जाएगा, और मिट्टी में आकर के सिंक में एक तरह से ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, और उसकी जो समस्या है ये भी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन का प्रयोग भी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सारी लगभग 10 की 10 समस्याएं हमारी सोल्यूशन आ जाएंगी। इसलिए मेरी प्रार्थना किसान भाइयों से, अब आप कम से कम खुद के लिए प्राकृतिक खेती अपनाइए, क्योंकि लगातार अब हम क्या देख रहे हैं कि सब्जी में 8 से 10 बैग तक यूरिया किसान को डालने लग रहे हैं। और अगर हम पूरे खादों का देखें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भी आ जाती है, तो ये रिपोर्ट मिल रही है कि 10 से 15 बैग, यानी कि इससे भी ज्यादा जो बैग खाद के खेत में डाले जा रहे हैं, और इसकी वजह से कीड़े और बीमारियां बढ़ रही हैं, भूमि का स्वास्थ्य घट रहा है, और हमारा और पूरे जो अर्थ का जो एक ग्लोब है इसका भी जीवन प्रभावित हो रहा है। इसलिए सबसे ये प्रार्थना है कि कम से कम अपने खाने के लिए शुरू करें, और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाएं। एक बार में आप ज्यादा एरिया में प्राकृतिक खेती ना शुरू करें, शुरू में आधा एकड़ से या 1 एकड़ से या 2 कनाल से शुरू करके आप इसको बढ़ाते चले जाएं, और इससे आप अपना ही नहीं बल्कि देश का भला करेंगे, संपूर्ण मानवता का भला करेंगे, और संपूर्ण पृथ्वी के जीवन का भला करेंगे। नमस्कार।